जैसा शुरुआत में ही मैंने कहा कि आज कई बड़े बयान आए, कई इंटरव्यूज आए। खास तौर पर अब ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 4 चरणों का मतदान हो चुका है, बचे हुए 3 चरण और खासतौर पर 5वें चरण के पहले लगातार कई बयान आते हैं और बयान दिशा भी दिखाते हैं कि किस तरफ ये चुनाव जा रहा है, किस तरह के मुद्दे जो हैं वो प्रभावशाली हो सकते हैं, नेताओं को क्या लगता है। तो जैसा मैंने गृह मंत्री के विषय में आपको बताया, उनका इंटरव्यू खासा चर्चा में रहा, तो वहीं राहुल गांधी का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा है। 5वें चरण की लड़ाई अब 2 विचारधाराओं पर आई है। सवाल यही कि एनडीए का 400 पार होगा या विपक्ष की निश्चित हार तय होगी, इस पर एक रसाकशी चल रही है। दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। 5वें चरण के बाद तस्वीर क्लियर होगी, किसका प्रण पूरा होगा। ओडिशा के बोलंगीर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने अपने अंदाज में ही जवाब दिया। पीएम ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की विपक्ष के मंसूबे बीजेपी पूरे नहीं होने देगी। इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। 4 चरणों में 379 सीटों के चुनाव के बाद सियासी तापमान में बेहद तल्खी आती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। ओडिशा के बोलंगीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया। एक जो भारत को जोड़ने वाले हैं, दूसरे जो तोड़ने वाले हैं। चुनाव 2024 2 विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कहा, 4 चरणों के चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरह पस्त हो गया है। बीजेपी आरक्षण को किसी धर्म को नहीं देने देगी। मोदी धर्म के आधार न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। तो मतलब 5वें चरण में लड़ाई 2 विचारधाराओं पर आई। हिंदू मुसलमान को लेकर हर चरण में चर्चा हुई। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद अब चुनाव कौन सी करवट लेगा, ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूं तो पहले चरण से ही हम देखें तो एक इशारा मिलता है कि इसमें दोनों ही दलों का अपना अपना एक स्टैंड है। कई कुछ मुद्दे हैं जो सभी चरणों में छाए रहे हैं, जैसे कि विपक्षी नेताओं का राम मंदिर जाना नहीं जाना या निमंत्रण में अभी तक देखिए आप जो भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें जब निमंत्रण दिया गया तो ये लोग नहीं पहुंचे, जबकि ये ईद मनाने के लिए जाते हैं। इस तरह के बयान बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से आए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपने इंटरव्यू में कई बातें कही हैं। तो राहुल गांधी का अपना एक स्टैंड है, सवाल के दायरे में आ ही जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी सवाल खड़े कर रही है उसका एक आधार भी बनता दिखाई देता है। बहरहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा विस्तार से इसमें जाते हैं और इसमें मेरी मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी। आपका स्वागत है त्यागी जी। डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर अंशु, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो जुड़ रही हैं। आपका भी पूजा जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज राहुल गांधी ने 2 विचारधाराओं की लड़ाई कहा। एक विचारधारा बहुत स्पष्ट है, बीजेपी कभी पीछे इससे नहीं हटती है, वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और हिंदुत्व की बात करती है। दूसरी विचारधारा जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं उसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं। वो बात करते हुए तो गरीबों की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उनके मतदाता, उनके खास वोटर्स नाराज ना हो जाएं, इसकी चिंता होती है। तो अब इसको कैसे समझा जाए 2 विचारधाराओं? अंशु जी, मैं आपसे अब ये सवाल लेना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस इस पर बेहतर जवाब दे पाएगी, लेकिन फिर भी क्या सचमुच में ऐसा माना जाए कि 2 विचारधाराओं में एक हिंदुत्व की बात हो रही है और एक हिंदुत्व से हटकर कुछ बात हो रही है, लेकिन हिंदुत्व से बच भी नहीं सकते क्योंकि बहुसंख्यक समाज का भी वोट चाहिए? तो ये 2 विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? दोनों विचारधाराएं 2 मिनट में आपको समझाऊंगी। जो हिंदुत्व की विचारधारा की बात हो रही है, बार बार कांग्रेस जो ये हिंदुत्व को बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों के सामने रखती है। ये हिंदुत्व दरअसल इतनी लचीली विचारधारा है कि हम तो अपने आप को धर्म भी नहीं कहते, संस्कृति कहते हैं। और ये जो हिंदुत्व है ये वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। ये जो हिंदुत्व की बात मोदी जी करते हैं, ये विमेन लेड डेवलपमेंट
विकसित महिलाओं को और आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की बात करने वाली विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो पूरी पृथ्वी का कल्याण सोचती है, ये वो विचारधारा है। और राहुल गांधी अपनी जिस विचारधारा की बात आज कर रहे हैं, ये वो विचारधारा है जो तुष्टीकरण की, अलगाववाद की राजनीति को वोट बैंक से जोड़ करके आगे बढ़ाती है। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं कि उनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए। ये वो विचारधारा है जो जब दंतेवाड़ा में हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं तो उस पर प्रसन्न होती है। ये वो विचारधारा है जो कभी वामपंथियों को अपने से अलग रखती थी, लेकिन अब वामपंथियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी सेंट्रल लीडरशिप की कमान संभाल करके बैठी है। ये वो विचारधारा है जो धारा 370 हटाए जाने पर दुखी होती है। ये वो विचारधारा है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। ये वो विचारधारा है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश की जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको इस देश से काट देना चाहती है। ये वो विचारधारा है जो आतंकवाद को इस देश में फलने फूलने देना चाहती है। और इसीलिए जब हम इन दो विचारधाराओं की लड़ाई की बात करते हैं तो इस देश का जो नागरिक है, इस देश का जो भारतीय है, वो इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझ चुका है। और प्रवीण जी, एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगी कि जिस कांग्रेस की बात, जिस विचारधारा की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि भाई जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तब संघ या बीजेपी कहां थे। तो 1895 में सर एहो ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे की थी, ताकि जो भारत के इलीट जो भारतीय हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ दे सकें और यहाँ किसी किस्म के आंदोलन न पनप पाए, भारत को आजादी। ठीक है, आपने काफी विस्तार से कुछ पहलुओं को रखा। मैं डिटेल में इस पर आता हूं और हम इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पूजा जी को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मुकेश जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर अंशु ने यहाँ पर रखी हैं। एक और विचारधारा की बात राहुल गांधी करते हैं। वो कह रहे हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इन्होंने 22 लोगों को ज़्यादा अमीर बनाया है, हम बड़ी तादाद हज़ारों को बनाएंगे, यानी कई करोड़पति और अरबपति हम पैदा करेंगे। यानी आम लोगों में से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं तलाशने का मौका मिल पाएगा। यह भी एक विचारधारा है जिसकी बात राहुल गांधी कहते हैं और इसको पुरजोर तरीके से कहते हैं। तो क्या इसको भी उनकी विचारधारा का हिस्सा माना जाए? निश्चित तौर पर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से बहुत सारी बातें डॉक्टर अंशु ने कही। मैं समझता हूं जब राहुल गांधी को विचारधारा से जोड़ा जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहास है और चुटकुला है, क्योंकि राहुल गांधी जी का अपना मौलिक विचार कुछ नहीं। जिस प्रकार से वो कट एंड पेस्ट थियरी, कभी वामपंथी की ओर झुक जाते हैं, कभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की बात करते हैं, कभी वितरण की बात करते हैं, कभी कहते हैं संविधान को खतरा है, अगर 400 सीट आई तो मोदी जी संविधान को समाप्त कर देंगे, तो और यहाँ पर अराजकता आ जाएगी और लोग जेल में जाएंगे। इस प्रकार का भय भी जो वातावरण बनाने हैं, उनको मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर वो उनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सबसे पहले तो मिसेस गांधी ने 1975 और 77 का जो काला इतिहास था, जिस प्रकार से आपातकाल लगाया गया था और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको कुचल के रख दिया गया था, ना तो रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस काम करती थी, तमाम लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया, और किस प्रकार से उन्होंने संविधान के साथ 76 में 42 संशोधन के माध्यम से सेक्युलर वर्ड को घुसाया। जबकि केशवानंद भारती केस में यह है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते। तो तमाम इनके शाहबानो का केस उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल करके और वहां पे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल लेकर के आए और उनका उस जजमेंट को उन्होंने उल्टा किया। उस बेचारी मैं मुकेश जी आपकी टिप्पणी का सम्मान करता हूं, आप ठीक बात करें, लेकिन मुझे 15 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी का जो इतिहास है वो इतना खतरनाक है और वो बात कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर। अगर मोदी जी चाहे, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, चाहते तो 2019 के कार्यकाल में भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते थे, क्योंकि उनके पास उतनी मेजोरिटी, उतना सामर्थ्य था। तो इस प्रकार की बातें करके जनता को भ्रमित ना करें राहुल गांधी, मैं ये कह रहा हूं जी। पर आज भी इनकी कमियां, इमरजेंसी को याद करना, 10 साल का एक बढ़िया शानदार कार्यकाल रहा है जिसकी बात भी करते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस की कमियों को ढूंढने का या पुरानी चीजों को खंगालने का की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पैनल पर भी, भाषणों में भी, और फिर कांग्रेस आरोप लगाती है कि अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, इसीलिए पुरानी बातों को उखाड़कर उनसे, जैसा प्रियंका कल कह रही थी अपने इंटरव्यू के दौरान।
देखिए, मैंने शुरू के वक्तव्य में कहा इनका कोई मौलिक विचारधारा नहीं है। अब आप बरुआ जी की किताब पढ़ लीजिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किस प्रकार से मनमोहन सिंह को जो है रिमोट कंट्रोल करके उस सरकार को 10 साल सोनिया गांधी जी ने और इनके क्रोनी लोगों ने चलाई। 10 साल के कार्यकाल में 9 मेगा स्कैम हुए, किस प्रकार से देश को लूटा और देश का शोषण किया, और किस प्रकार से हमारी जो है 370 को किस प्रकार से अपना दत्तक पुत्र बना करके कश्मीरियों में 3 परिवारों को जिस प्रकार से समर्थन दिया, और जब भी हमारे बड़े सेना के शौर्य को डिमोरलाइज किया, इनके पाटिल को उन्होंने कहा, सतीश दीक्षित ने, कि विपिन रावत जो है वो ठीक है, गुंडा है। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत सारे नकारात्मक पहलू को उठाए। कांग्रेस का वर्जन अब इसमें ले लेते हैं, क्योंकि काफी बातें ऐसी आ गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कांग्रेस की कमियों को या उन बातों को बताती है, जिससे ये, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं कि विचारधारा की बात नहीं कर सकते हैं। पूजा जी, मैं चाहूंगा कि अब आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें और किस विचारधारा की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें डॉक्टर अंशु और मुकेश जी की तरफ से आ चुकी हैं। विचारधारा की लड़ाई तो है। कल बरेली में एक होमगार्ड को दो होमगार्ड, एक चौकीदार को 2 होमगार्ड ने यह कहकर खूब लात घूंसे मारे कि खाते मोदी का हो और वोट मोदी को नहीं देते हो। तो एक खैरात की लड़ाई वर्सेस अधिकार की विचारधारा है। आज जब आप किसी दलित के सर पर पेशाब करते और बनस्पत उसके हम उसको मैनिफेस्टो में उसको भागीदारी करने की बात करते हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है। आज जब सूरत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को एक सरपंच ये पूछता है कि मैं 3 साल से भटक रहा हूँ, मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, और वही भाजपा अध्यक्ष जब अपने जिले में 5 सितारा भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने का है, विचारधारा की लड़ाई है। आज जब सिर्फ 10% लोगों के पास देश के 40% संसाधन है और हर साल 53 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप उन किसानों पर लाठी भांजते हैं, उनको दिल्ली में घुसने नहीं देते, तो ये विचारधारा की लड़ाई। आज जब हर 2 किसान और एक युवा आत्महत्या कर रहा है और आज बेरोजगारी पिछले 45 सालों के चरम पर है, तो ये विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में 76 बार मोदी जी का जिक्र होता है, मोदी जी की 76 तस्वीरें हैं डिफरेंट पोशाकों में, एंगल में, पर नौकरी का विजन सिर्फ 2 बार है, सोशल सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है। आज जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री जी जब प्रज्वल रेवन्या जैसे मास रेपिस्ट के लिए ये कहते हैं, वोट मांगते हैं कि आप उन्हें जब वोट देंगे मुझे शक्ति मिलेगी, और वहीं आप बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी के बेटे को फील्ड कर देते हैं, तो ये महिला सुरक्षा बनाम रेपिस्ट को संरक्षण देने की विचारधारा है। विचारधाराओं की लड़ाई बहुत लंबी है। आज आपके, हमने ये नहीं की डिबेट शुरू, आपके लल्लू सिंह, आपकी ज्योति मिर्धा, आपके अरुण गोविल, आपकी दिया कुमारी, ये लोग कहते हैं कि सरकार तो हमारी 272 में बन जाएगी, हमें 400 बार चाहिए संविधान को बदलने के लिए। तो आपको देश के पॉलिटिकल मंचों पर आकर ये बताना पड़ेगा तो कौन से संविधान। हालांकि इस पर बहुत स्पष्टीकरण आ गए, इस पर हम बहुत बात भी कर चुके हैं। गृह मंत्री भी आज इस पर अपनी बात कह चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये महाराष्ट्र में थे प्रवीण जी, और प्रधानमंत्री जी कल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने में कहा था कि अगर मैंने हिंदू मुस्लिम कहा तो मेरी राजनीतिक जीवन का वो अंत होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री 24 घंटे भी ठीक है। अभी मैंने दोनों पक्षों की तरफ से देखा कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की कमियां और नकारात्मकताओं की बात हुई है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की कमियों और नकारात्मकता की बात हुई है। अंशु, बीजेपी की विचारधारा के वो सकारात्मक पहलू जिनको इस बार उठाया गया, क्योंकि बात हिंदू मुसलमान की बहुत हो रही है, बात कांग्रेस की कमियों की हो रही है, जबकि कांग्रेस का ऐसा कहना है, प्रियंका से कल भारत एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए दूसरों की कमियों के जरिए अपनी कमियों पर आप एक पर्दा डाल लेते हैं। अनम्यूट करके पहले अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो अपने आप में इतनी लचीली विचारधारा है कि अपने आप को धर्म कहने की बजाय हम संस्कृति कहते हैं। और इस हिंदुत्व की विचारधारा के जब हम सकारात्मक कोणों की ओर देखते हैं, आयामों की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि इतने हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, मैं सकारात्मक बिंदुओं पे बात करूंगी। इतने सारे लोग बाहर से आए, कितने सारे आक्रांता आए, यहाँ आकर के बसे, लेकिन ये जो एक हिंदुत्व की संस्कृति थी वो इसकी जड़ों को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंक्लूसिव
संस्कृति, इंक्लूसिव विचारधारा है, बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा है। ये वो विचारधारा है कि आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रही है, तो ये हिंदुत्व की वो विचारधारा है जो कण कण में, पत्ते पत्ते में ईश्वर, पेड़ पौधों तक की पूजा करने वाली ये विचारधारा है, संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली ये विचारधारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाली ये विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो अलग अलग जेंडर्स, अलग अलग रेस, अलग अलग प्रकार के लोगों को एक परिवार में बांधकर साथ रहने की, आगे बढ़ने की, कोलैबोरेट करने की बात करने की विचारधारा है। और इसी विचारधारा के काम को, इसी विचारधारा को हमने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के काम में देखा है। जी पूजा जी, मैं चाहूंगा कि अब आप कांग्रेस की उस विचारधारा को या अपने सकारात्मक पहलुओं को बताएं जिनसे आपको उम्मीद है कि इस बार जनता पर ये इम्पैक्ट कर पाएगी, या जनता जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो माहौल देखने को मिला, जिस तरह आप लोग कम सीटों पर लड़ रहे हैं, 4.95%, यानी कि ऑल टाइम सबसे कम अगर टोटल कैंडिडेट्स की तादाद देखी जाए तो कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण समय तो है कांग्रेस के लिए। लेकिन किस विचारधारा की बात करें, कौन से वो बिंदु हैं जो आपको लगता है इस बार जनता पर सकारात्मक असर डाल पाएंगे? सीधी सी बात है प्रवीण जी, जब आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो हमने देश के सामने पहली नौकरी पक्की इस अप्रेंटिसशिप में एक बेरोजगारी को तोड़ने के लिए, बेरोजगारी का उपाय निकालने के लिए एक देश को एक रोड मैप दिया है। वहीं किसानों को हमने एमएसपी की गारंटी दी है। महिलाओं के लिए हमने महिलाओं के हाथ में पैसे देने की बात की है, 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना की। हमने एमएसएमई की रिवाइवल की बात की है। हमने इस देश में राइट टू हेल्थ की बात की है। और आज खड़गे जी ने जो सबसे बड़ी घोषणा की कि हम 10 किलो फ्री राशन की बात कर रहे हैं, जो हम पहले भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हम यूपीए में ला चुके थे, और लेकिन अब हम उसे जो 5 किलो का इनका वादा है उसे हम 10 किलो का करते हैं। तो बात यहाँ सकारात्मक ये है। मैं थोड़ा सा, मैं जनरली इंटरप्ट नहीं करता हूँ पूजा जी, जनरली इंटरप्ट नहीं करता हूँ, बट आपके एक पॉइंट में शुरुआत में ये कहना कि रोजगार के बजाय लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, और फिर बाद में ये कहना कि हम 5 किलो के बजाय 10 किलो देंगे, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। प्रवीण जी, हमारा ये वादा है कि हम 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी नौकरी भरेंगे। और जहां तक राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात है, आज हम स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल डेवलपमेंट इंडिया के जो आंकड़े हैं वो आपके और मेरे सामने है। उसमें से 3% लोगों को स्किल डेवलपमेंट हुआ है। तो हम राइट टू अप्रेंटिसशिप के नाम से पहले साल लोगों को, इसमें आप और बीजेपी कहाँ अलग है? बीजेपी ऐसी कौन सी चीज नहीं दे रही है? इसमें से सारी चीजों की, आयुष्मान की बात करिए। सिर्फ एक सवाल है मेरा प्रवीण जी, बीजेपी के पास इस देश में अकूत बेरोजगारी से लड़ने का क्या रोड मैप है, वो हमें बता दे। बीजेपी हवा में बातें ना करे। बीजेपी से ही पूछते हैं, बीजेपी से ही पूछते हैं। उनके प्रवक्ता मुकेश त्यागी मौजूद हैं। युवाओं को धोखा दिया है। देखिए जी, एक मिनट, अब सुनते हैं पूजा जी, सुनते हैं जी। देखिए, ऐसा है, कौन से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे देश की आर्थिक शक्ति का परिचय होता है? मुझे बताइए कि आज हिंदुस्तान विश्व के अंदर 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है कि नहीं? 140 करोड़ की यहाँ पर जनसंख्या है, और अभी कुछ ही साल में 30वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी, और 2047 तक मोदी जी का संकल्प है कि इसको विकसित देश में ले जाया जाए। तो मुझे ये बताइए, अगर आर्थिक प्रगति हो रही है, फिस्कल कंसोलिडेशन आपने देख लिया, कितना डिसिप्लिन फिस्कल कंसोलिडेशन किया गया है, तो और ईपीएफ के नंबर आप देख लीजिए, लगातार ईपीएफ के नंबर में बढ़ोतरी, इनइक्वालिटी इन इनकम। मुकेश जी, अगर निर्बाध बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, इसलिए प्लीज सुनिए भी। मैं आप ही की बात में एक सप्लीमेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं कि एक इंडेक्स ये भी होता है कि इनइक्वालिटी, ये नहीं है कि भारत में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन भारत में पैसा कुछ लोगों के पास आ रहा है, जो कांग्रेस का आरोप है, और बहुतों के पास नहीं आ रहा है, और रोजगार, ये 2 चैलेंजेस तो फिर भी रहते हैं इस पैरामीटर पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर रोजगार का इश्यू होता तो आज देश के अंदर क्रांति आता, लेकिन आप घर घर में जाके देख लीजिए, वो सब बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं, उनके पास आवास है, और महिलाओं के नाम से आवास है, ये नहीं कि पुरुषों के नाम से आवास कर दिया गया। सड़कें गांव-गांव में पहुंच गई हैं, नल से जल पहुंच रहा है, आयुष्मान भारत से उनके स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दिया गया है, और कौन सा ऐसा कमी छोड़ी है शौचालय महिलाओं। कांग्रेस दोबारा आपसे रोजगार पर ही प्रश्न पूछेगी, क्योंकि रोजगार को एड्रेस करिए। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के पास मुद्दे कुछ नहीं बचे हैं।
इनके हर मुद्दे इनके खिलाफ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे जनजाति चर्चा अंतिम दौर में। पूजा जी फटाफट आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं डॉक्टर अंशु के पास जाऊंगा। यहाँ बहुत ये बात की जाती है कि देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। देखिए, अगर सरकारी नौकरी को हटा दे तो इस देश में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन उद्योग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्होंने 2014 में वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% ऑफ जीडीपी पे ले जाएंगे। यूपीए सरकार में 16% पे दिया था, इन्होंने घटा के 13% दिया था। वहीं आज अडानी ग्रुप 576 से दूसरे नंबर पे पहुंच गया, उसके पास 13 पोस्ट है। इस इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, ठीक है, ये तो मैंने सप्लीमेंट क्वेश्चन में बात डाली, ये पॉइंट डाला है मैंने, ऑलरेडी डाला आपकी बात को डॉक्टर अंशु। लेकिन ये एक चैलेंज रहेगा और ये बात होती है रोजगार, क्योंकि युवा जो है वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लगाए बैठे हैं, बीजेपी से लगाए बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चुनौती को एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो एक बिंदु है, इस पर आप बार बार एम्प्लॉयमेंट को नौकरी से क्यों जोड़ करके देखते हैं? वैसे 2014 से लेकर 2024 तक 514 मिलियन जो रोजगार है या नौकरी है वो जनरेट की गई है मोदी सरकार के द्वारा। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो अलग अलग इस प्रकार के टूरिज्म हब या कॉरिडोर्स का जो ये सरकार निर्माण कर रही है, जैसे कामाख्या कॉरिडोर हुआ, या अयोध्या में जिस प्रकार का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, काशी में किया गया, उज्जैन में किया गया, तो ये जो तमाम नहीं, यही नहीं, मैंने खुद भी स्टार्टअप्स पर बहुत काम किया है। मैंने स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया। बात हो रही है, मैं इस बात को जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं, लेकिन विचारधारा की जिससे हमने शुरुआत की थी, अब अंतिम दौर में जाए, एक अप्रेंटिस एक चीज लेकर आई कांग्रेस ने, भले ही घोषणा पत्र में रखा है और जो इतनी सीटों पर लड़ी नहीं रहे, गृह मंत्री ने कहा वो कैसे वादे पूरा कर पाएंगे, इसलिए कुछ भी वादे किए जा रहे हैं। तो इन्होंने अप्रेंटिस की बात की, एक सरकारी नौकरी की बात कही। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी का जो एक चार्म है और रोजगार को इससे जोड़ा जाता है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, या इस पर कुछ विचार होगा, ऐसा लगता है आपको? मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि रोजगार को हम नौकरी से जोड़कर, ये कांग्रेस की ही विचारधारा है, जो ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये जो ये बाबू विचारधारा है, जिसको लेकर के इतने साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। मोदी सरकार बात करती है एंटरप्रेन्योरशिप की, मोदी सरकार बात करती है कि आप स्वयं इस प्रकार के बने कि आप 10 कुल मिलाकर देखिए, एक सीधी लाइन है, वो ये है कि लोगों का मुकेश जी ने भी इस पर बात कही कि लोगों के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, एक नौकरी की भी बात है। तो ये मैं जनता के सामने छोड़ता हूं इन मुद्दों को। बड़ी सुंदर चर्चा आपने बड़े बैलेंस तरीके से तीनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा, और विचारधारा पर जो हम बात कर रहे थे वो विचारधारा सचमुच में दोनों पक्षों की तरफ से आई, और दूसरी विचारधारा के नकारात्मक पहलुओं पर भी एक डिबेट हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं।